अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। इससे पहले हमने जो आपके क्वेश्चन पेपर में पहला सवाल है वो हमने हल किया था, जिसमें 2 इक्तिबासात डाले जाते हैं और आपको एक इक्तिबास हल करना होता है। इसके आखिर पे जो सवालात होते हैं उनका जवाब लिखना होता है। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 10 और 11 पे बात करेंगे। मैं आपको आज सही तरीका बताऊंगा कि उन सवालात के जवाबात किस तरह दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं, अपने तासुरात से भी नवाजें। नीज़ मेरी चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम सवाल नंबर 5 जो है वो पहले हम पढ़ रहे हैं कि सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 है, दरअसल शेरी एज़ा में से किसी एक शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहले बच्चों, आपको याद होगा जो पहला सवाल हमने हल किया है वो नसर पोर्शन से लिया गया था, पूछा गया था। यहाँ पे जो सवाल नंबर 5 है ये नज़म पोर्शन से मुतलिक है और यहाँ पे 2 एज़ा डाले जाते हैं। इनमें आपको एक एज़ा के हवाले से जो आखिर पे सवालात होते हैं उन सवालात के जवाबात आपको देने हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि सवाल नंबर 5 क्या है। दरअसल शेरी एज़ा में किसी एक शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। और हम देखेंगे कि जुज़ क्या है। पहला है, उफ़ ये नादारी मेरे सीने से उठता है धुआं, आह ए अफलास के मारे हुए हिंदुस्तान। हुस्न हो मजबूर कंकर तोड़ने के वास्ते, दस्ते नाजुक और पत्थर तोड़ने के वास्ते, फिक्र से झुक जाए वो गर्दन तो पे ले लो नहार, जिसमें होना चाहिए था फूलों का एक हल्का सहार। अब हम सवाल देखेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार का नाम क्या है। और दूसरा सवाल है दूसरे शेर की तशरीह कीजिए। और तीसरा सवाल है शायर के सीने से किस बात पर धुआं उड़ता है। और चौथा सवाल है सिनफ नाज़ुक को क्यों मजदूरी करना पड़ती है। और पांचवा सवाल है फिक्र से दोशीज़ा की झुकी हुई गर्दन में क्या होना चाहिए था। तो मैंने जो तरीका बताया है कि तरीका क्या है कि जहाँ जहाँ पे सवालिया अल्फाज होते हैं उनको बदलना है, बाकी जुमला वैसा ही रखना है। तो हम आपकी जानकारी के लिए जो अशार है ये मशहूर नज़म है हुस्न और मजदूरी, और जो जोश मिली आबादी ने लिखी है। लिहाजा हम पहले सवाल का जवाब इस तरह देंगे कि ये अशार हुस्न और मजदूरी नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार का नाम जोश मिली आबादी है। और दूसरे शेर की हम तशरीह करेंगे कि दूसरे शेर में शायर इस शेर में हसरतन फरमाते हैं कि जिस हुस्न को अल्लाह ने घर की ज़ीनत बनाया था, आज वो हसीन लड़की हालात से मजबूर होकर अपने नाजुक हाथों से कंकर तोड़े, ये तो सरासर दुख की बात है। और तीसरे शेर का जवाब हम देंगे कि शायर के सीने से किस बात पर धुआं उठता है। शायर के सीने से नादारी की बात पर धुआं उठता है। सिनफ नाजुक को क्यों मजदूरी करना पड़ती है। सिनफ नाजुक को गुर्बत की वजह से मजदूरी करना पड़ती है। फिक्र से दोशीज़ा की झुकी हुई गर्दन में क्या होना चाहिए। फिक्र से दोशीज़ा की झुकी हुई गर्दन में एक फूलों का हार होना चाहिए था। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इन अशार पे गौर करने की ज़रूरत है। तो अगर ये आपको नहीं आता तो बे पार्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शूरी से हूँ गुरेज़ां दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामानी कोह में एक छोटा सा चूमटा हो। इन अशार की तशरीह में नहीं जाना है कि या अल्फाज के माने पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अशार पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप तवज्जो दीजिए, भरपूर तवज्जो दीजिए अशार पे। तो फिर सवाल देखिए कि शायर किससे उगता गया है। तो पहला ही मिसरा है कि दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ यार। अब हम सवाल देखेंगे कि शायर किससे उगता गया है, शायर के दिल की हालत कैसी है, शायर का दिल क्या ढूंढता है, शायर की आरज़ू क्या है, ये शेरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है। तो जो पहला सवाल है कि शायर किससे उगता गया है, आप अब पहला ही मिसरा देखिए कि दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ यार। अब तो जवाब है शायर दुनिया की महफिलों से उगता गया है।
और दूसरा सवाल, शायर के दिल की हालत कैसी है? वो खुद कहता है कि क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। लिहाजा हम कहेंगे कि शायर के दिल की हालत उदास है। शायर का दिल क्या ढूंढता है? शायर का दिल शूरी से हूँ गुरेज़ां, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत। शायर का दिल सुकूत ढूंढता है। शायर की आरज़ू क्या है? मरता हूँ खामशी पर, ये आरज़ू है मेरी कौन सी, दामानी कोह में एक छोटा सा जुमड़ा हो। और शायर की आरज़ू क्या है? इसका जवाब हम बताएंगे कि शायर की आरज़ू ये है कि वो कोह के दामन में एक छोटा सा जुमड़ा बनाना चाहता है। और आखिर पे ये शेरी जुज एक आरज़ू नज़म से लिया गया है। तो ये था सवाल नंबर 5 जो हमने आपको हल करके दिया। अगर आपने इसी तरीके से ये जवाबात लिखे तो आपने बराबर मार्क्स हासिल किए। अब सवाल नंबर 8 है, सिर्फ 2 इस्तिलाहात की वजाहत मिसालों के साथ कीजिए। मतला, मगता, हुस्न तालील, तशबीह। आपको सिर्फ 2 करने हैं, लेकिन हम चारों यहाँ पे हल करेंगे। मतला जो है, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अब मिसाल के लिए कोई शेर पेश करना है तो आप अपनी किताब से कोई भी गज़ल जो है उसका मतला आप पेश कर सकते हैं। तो मैंने गालिब की जो गज़ल है, मशहूर गज़ल है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरी दुख की दवा करे कोई, यही शेर मिसाल के लिए मैंने पेश किया है। और मक्ता किसको कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और मिसाल के लिए इसी गज़ल का मक्ता मैंने पेश किया है, जब तवक्कु ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। और इसके बाद है हुस्न तालील। हुस्न तालील से क्या मुराद है? हुस्न तालील किसी बात की ऐसी इल्लत पेश करना, इससे मुराद है किसी बात की ऐसी इल्लत पेश करना या सबब पेश करना जो असल में इसका सबब न हो। मसलन प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। दरअसल अगर आपको याद होगा जो वाक़या करबला है, वहाँ पे जो हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो साथी है, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो साथी है, वो हद से ज़्यादा प्यासे हैं। वो हद से ज़्यादा प्यासे हैं और उस प्यास की वजह से क्या शायर ने बताया है कि जो फुरात की मौजें हैं वो साहिल के साथ अपना सर पटकती थी क्योंकि वो प्यासी थी। उसने ये इल्लत पेश की है। और तशबिया से मुराद है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानन ठहराना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानन ठहराने को तशबिया कहते हैं। और मिसाल के लिए मैंने मीर की मीर का एक मशहूर शेर दिया है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। या अगर आप शेर के बगैर कोई मिसाल देना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। तो ये था सवाल नंबर 8। इसके बाद है सवाल नंबर 10। ये जो है इसमें एक खत लिखना होता है, दूसरे दरखास्त। अगर आप दरखास्त लिख सकते हैं तो खत लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप खत लिख सकते हैं तो दरखास्त लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल नंबर 10 क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ करवाने के लिए दरखास्त लिखिए, या अपने गैर रियासती दोस्त को वादी कश्मीर की सयाहत की तरफ रग़बत करने के लिए एक खत लिखिए। पहले हम दरखास्त देखेंगे कि दरखास्त किस तरह लिखी जाती है, दी जाती है। उसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। उन्वान में हम लिखेंगे कि बखदमती जनाबी प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डैश डैश डैश। आप अपनी हायर सेकेंडरी या स्कूल का नाम लिखें। इसके बाद हम आदाब लिखेंगे, क्योंकि आदाब जो है ये मुश्तरका सलाम है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, हर किसी के लिए। इसके बाद जो इसका मतन है, प्यारे बच्चों, हम अक्सर गलती करते हैं जब हम दरखास्त लिखते हैं। हम लिखते हैं गुजारिश खिदमत ये हैं। पहले हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है, पहले हमें अपना मसला लिखना है, तो बाद में गुजारिश करनी है। अब गुजारिश क्या है? अब हम लिखेंगे इस तरह, मैं आपके स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ और 11वीं का तालिब इल्म हूँ। इम्तिहान सर पर आ गया और आज 11वीं वाले इम्तिहान देने की फीस भर रहे हैं, मगर मैं एक सफ़ेद पोश बाप का बेटा हूँ। हमारे पास ज़मीन जायदाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। वालिद साहब मजदूरी करके कसीर अयाल का पेट पाल रहे हैं। अब गुजारिश लिखनी है। गुजारिश क्या है? इसके बाद आपसे गुजारिश है कि मेरे इम्तिहान की फ़ीस माफ़ करें ताकि मैं भी दूसरे साथियों के साथ इम्तिहान दे सकूं। अगर मेरी दरखास्त पर गौर फरमाते तो आपकी नवाजिश होती। इसके नीचे नियाजमंद लिखना है, अलिफ बे जीम। तो ये है सही तरीका। और अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो खत आप लिखना चाहेंगे तो मैं खत का जो सही तरीका लिखने का है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने मिसाल के लिए एड्रेस दिया है मॉडल टाउन सोपोर, 14 अक्टूबर 2021, और मैंने नरेश कुमार के नाम खत लिखा है और इसके
نیچے آداب لکھا ہے۔ امید ہے آپ خوش و کرم ہوں گے۔ دوست، آپ کو پچھلی بار بھی یہاں آنے کی دعوت دی تھی مگر آپ نہیں آئے۔ چلیے میں پہلے آپ کو ارض کشمیر کی بے پناہ خوبصورتی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ ہماری وادی کو جنت بے نظیر کہا گیا ہے۔ یہاں کی ہر جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ جو کوئی باہر سے آتا ہے وہ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ گلمرگ، پہلگام، کوکرناگ، یوس مرگ، مغل باغات، جھیل ڈل، جھیل ولر، کس جگہ کا نام لوں؟ یہاں کے چپے چپے کو قدرت نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ ایک بار ضرور تشریف لائیں اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اٹھائیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کا جگری دوست علی پیچی۔ تو یہ تھا سوال نمبر 10۔ اگر آپ نے اسی طرح لکھا تو جواب دیا تو آپ کے برابر مارکس مل جائیں گے۔ تو آخر پر ہم سوال نمبر جو 11 ہے، 11 میں کچھ مضامین ڈالے جاتے ہیں، ان میں ایک مضمون آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں آتا آپ کو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں یا پارٹ آتا ہے، یا پارٹ میں کوئی رپورٹ آپ کو لکھنی ہوتی ہے۔ مثلا جو سوال نمبر 11 ہے وہ پہلے ہم پڑھ لیں گے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے۔ سائنس اور ہماری زندگی، علم کے فائدے، کووڈ-19 وبائی مرض کی احتیاطی تدبیر۔ یا اگر یہ نہیں، ان میں کوئی مضمون نہیں آتا تو یا میں کیا ہے، بھیانک آگ کی واردات اور اس سے ہوئی تباہی سے متعلق ایک اخباری رپورٹ لکھیے۔ چلیے آپ نے مضامین یاد کیے ہیں، یا مضامین آپ کو ان پہ آپ کی دسترس ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اخباری رپورٹ ہے یہ نیا سوال ہے، پچھلے 2-3 برسوں سے انٹروڈیوس متعارف ہوا ہے۔ اب میں جو اس کا جو طریقہ ہے، کوئی رپورٹ کس طرح اخبار میں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے اقبال مارکیٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اقبال مارکیٹ سوپور میں بھیانک آگ۔ پہلے ہم عنوان لکھیں گے، ٹائٹل، اقبال مارکیٹ سوپور میں بھیانک آگ۔ اس کے بعد وقت پہ خفیف ڈالیے، کئی مکانات اور دکانیں خاکستر۔ پھر جو رپورٹر ہے وہ اپنا نام لکھے گا۔ میں نے مثال کے لیے آفتاب عالم کا نام لکھا ہے، آفتاب عالم۔ پھر اس کے بعد متن لکھا ہے، ڈرافٹ لکھی ہے۔ اقبال مارکیٹ سوپور میں کل یعنی 12 اور 13 تاریخ کی درمیانی رات کو تقریباً 11 بجے اچانک ایک مکان میں آگ نمودار ہوئی اور جس نے آنن فانن گرد و نواح کے دیگر مکانات اور دکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ آگ پر قابو پانے کے لیے کئی ایک فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑیاں وقت پر نمودار ہوئیں، لیکن پھر بھی آگ کو رات کے 3 بجے تک قابو نہیں کیا گیا۔ آگ کی ہولناک واردات سے بہت زیادہ نقصان ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ کچھ کنبے بالکل ہی آسمان کے نیچے آ گئے اور چند دکانیں بالکل ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ آگ پر قابو پانے کے بعد متاثر کنبوں کے افراد کو دوسری محفوظ جگہوں پر منتقل کیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا صحیح طریقہ رپورٹ لکھنے کا، کہ کس طرح کسی اخبار کے لیے کوئی رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تھے وہ حل طلب سوالات جن کا میں نے جواب دینے کا صحیح طریقہ آپ کو آج بتایا۔ تو جو باقی سوالات ہیں ان کا آپ اسی طرح جواب لکھیے جس طرح آپ لکھا کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے وہ جوابات آپ تیار کریں۔ اگر 200 الفاظ میں جواب لکھنا ہے تو 200 الفاظ میں ہی جواب دینے کی آپ کوشش کریں۔ تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔